हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कि किस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क करता है। इससे पहले हमने हाइडल पावर स्टेशन और थर्मल पावर स्टेशन देखे। तो देखो, हाइड्रो पावर प्लांट में या थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, बहुत कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत प्रॉपर होता है। आप में से बहुत सारे लोग थर्मल पावर स्टेशन या हाइडल पावर स्टेशन जब विजिट करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 95% इक्विपमेंट जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आप फिजिकली देख पाएंगे। बट न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एंट्री इतनी आसान नहीं है। अगर एंट्री है भी या एज ए स्टूडेंट आप किसी भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन में विजिट करते हैं तो आपको ऊपर ऊपर से विजिट करा दिया जाता है। उनका जो कोर सेक्टर है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उस सेक्शन में जाने की अनुमति नहीं होती है। वहीं अगर बात करें थर्मल पावर स्टेशन में तो आप इजीली देख सकते हैं कि भाई अल्टरनेटर ऐसे काम कर रहा है, टच करके भी देख सकते हैं आप, है ना। और हाइडल पावर स्टेशन में भी आप पूरा का पूरा मैकेनिज्म देख सकते हैं फिजिकली। बट न्यूक्लियर में ऐसा नहीं है। तो न्यूक्लियर पावर जो है ना जनरेशन, बहुत ही इस पे कंट्रोवर्सी है। कुछ मत बोलते हैं हाँ नहीं बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, बट कहीं जगह पे बहुत सारे क्या हुए इंसिडेंट हुए हैं जो न्यूक्लियर डिजास्टर के तौर पे देखे गए। तो वहां पर बहुत सारे रेडिएशन की वजह से बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है। तो इसको लेके दो धड़े बटे हुए, कुछ लोग इसके समर्थन में कुछ अगेंस्ट में है, ठीक है। बट ये मान के चलिए कि अगर 1 किलो आपके पास यूरेनियम का झोला है तो आप उससे कोयले का 4500 टन के बराबर की एनर्जी आप जनरेट कर सकते हैं। इतना ह्यूज डिफरेंस है। और कोयला टाइम के साथ में खत्म होते जा रहा है, बट यूरेनियम के अभी सर्वे जो हो रहे हैं वो बहुत सारी जगह पे यूरेनियम आपके पाए गए हैं कि भाई अर्थ के अंदर बहुत सारा यूरेनियम है और बहुत छोटी क्वांटिटी में हम बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। बट इसके सेटअप में और इसमें बहुत टाइम लगता है। अब चलिए मैं सिमिलरली इसकी पूरी कहानी बताऊंगा बेहतरीन तरीके से और इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा एज कंपेयर टू थर्मल और हाइडल, क्योंकि हाइडल थर्मल में आपने सारी चीजें देखी हुई, बट न्यूक्लियर में क्या है बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होती है। उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं और साथ में कहानी सुनाने के बाद वही प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको क्या होगा कि ये सारी जो मैं कहानी सुनाऊंगा इसको आप रीड कर लेंगे बाद में तो आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या है। अ जनरेटिंग स्टेशन इन विच न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए न्यूक्लियर से क्या कर सकते हैं हम, या तो बॉम्ब भी बना सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन क्या है ना। कैसे दोनों चीजें बनती है आपको बताऊंगा। देखिए इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैवी एलिमेंट सच एज यूरेनियम 235 और थोरियम 232, है ना। ज्यादातर यूरेनियम ही ध्यान रखना है, यूरेनियम 235 को ज्यादातर ध्यान रखना है ना, थ्योरम कम पूछा जाता है। आर सब्जेक्टेड टू न्यूक्लियर फ्यूजन। और कौन सी रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन होती है। फ्यूजन अभी मैं समझा दूंगा फ्यूजन कैसे होता है। इन एक स्पेशल अपरेटस नोन एज रिएक्टर। एक रिएक्टर के अंदर पूरी की पूरी चीजें होती है। रिएक्टर इज लाइक जैसे हम स्टीम पावर प्लांट में हमने जो फर्नेस पढ़ा था ना, जहां पे हमारा फ्यूल बर्न हो रहा था, तो यहां पर भी फ्यूल बर्न की जो प्रोसेस है वो यहां पर रिएक्टर कहलाता। वो जो फर्नेस था हमारा, कोल जहां पे जा रहा था, ग्रेट पे रख के हम कोयला जला रहे थे फर्नेस के अंदर और उससे बॉयलर गर्म कर रहे थे। सिमिलरली यहां पर ये रिएक्टर का काम करता है। रिएक्टर के अंदर फ्यूल बर्न होता है। कैसे बर्न होता है, आग लगा के नहीं, दूसरे तरीके से होता है। उससे जो हीट बनेगी, द हीट रिलीज यूटिलाइज इन रेजिंग स्टीम एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। उस एनर्जी जो हीट बनी उससे हम पानी गर्म करेंगे भाई, पानी गर्म करके स्टीम बनाएंगे, स्टीम बना के टरबाइन पे छोड़ेंगे, टरबाइन से अल्टरनेटर चलेगा, अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी जन्म होगी। वैसा ही है, बाकी पूरा प्रोसेस वही का वही है जो अभी मैंने बात बताई कि भाई 1 किलो यूरेनियम से के बराबर 4500 टन ऑफ हाई ग्रेड कोल के बराबर की एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। बाकी आप सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हो, यहां पे अलग से मैंने सारी चीजें, कोई बहुत ध्यान वाली चीज नहीं है। दूसरा है एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो फटाफट मैंने लिख दिए हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, आप रीड कर लेना। द अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड इज क्वाइट स्मॉल, है ना, बहुत कम में काम हो जाएगा। अ न्यूक्लियर पावर प्लांट रिक्वायर लेस स्पीड एज कंपेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ सेम साइज, है ना। क्योंकि आप देखो थर्मल पावर स्टेशन के लिए बहुत जगह चाहिए, बहुत जगह चाहिए हमें, है ना। कोल हैंडलिंग प्लांट अलग बनाना पड़ेगा हमें, हमारे हॉपर्स और क्रशर का एक पूरा यूनिट बनाना पड़ेगा, चिमनी सेगमेंट अलग बनाना पड़ेगा, बहुत बहुत तामझाम है। बट न्यूक्लियर पावर प्लांट में मतलब सेम साइज का कैपेसिटी के हिसाब से भाई यहां पर 1 kg और 4500 टन का कंपैरिजन से ही समझ गए होंगे कि साइज में हमें पावर प्लांट के लिए जगह भी कम चाहिएगी कंपैरेटिवली। इट हैज अ लो रनिंग चार्जेस एज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल इज यूज्ड। ये किस सेंस में बात कर रहे हैं, लो रनिंग चार्जेस, ये लोवेस्ट नहीं बोल रहे, लो रनिंग चार्जेस है, क्योंकि स्मॉलेस्ट अमाउंट के हिसाब से बात करें, ये इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट बात कर रहे हैं कोयले और उसके बीच में, ठीक है।
दिस टाइप ऑफ प्लांट इज वेरी इकोनॉमिकल फॉर प्रोड्यूसिंग बल्क इलेक्ट्रिक पावर, है ना, इकोनॉमिकल पड़ता है, तामझाम कम है, स्टाफ कम रखना पड़ेगा, बहुत सारे यूनिट्स नहीं है ना। इट कैन बी लोकेटेड नियर द लोड सेंटर बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड नीड नॉट बी नियर कोल माइंस। ठीक है, देखिए क्या होता है थर्मल पावर प्लांट में, क्या होता है कि बॉयलर के अंदर बहुत ह्यूज पानी भरा जाता है, बट यहां पर बहुत ह्यूज पानी भरने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी को भी वो क्या करेगा, कूलेंट के थ्रू क्या कर देगा, स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, वो अभी देखेंगे हम लोग, है ना। बाकी आप पढ़ लेना, है ना, ये पूरा। डिसएडवांटेज क्या है, फ्यूल यूज्ड इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू रिकवर, द कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू अदर प्लांट, है ना। द इरेक्शन एंड इमिशन ऑफ प्लांट रिक्वायर ग्रेटर टेक्निकल नोट, ये सारे के सारे मेंटेनेंस चार्जेस हाई ड्यू टू द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। मोरेओवर कहीं पर भी किसी को परमिशन नहीं देते हम क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की, थर्मल और हाइडल की परमिशन किसी भी दे देते हैं हम, है ना। आप देखो कि थर्मल में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी बनाते हैं, बट हमें न्यूक्लियर में बहुत ध्यान से उसका पूरा इंस्पेक्शन करके परमिशन देनी पड़ती है, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन बहुत अच्छे रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारा पढ़ लेना, ये अभी आपको मैं पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज वापस से आप रीड करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम वर्किंग वगैरह देखते हैं, जो कि मेन हिस्सा है इसका लेक्चर का। चलिए, तो ये है हमारा वर्किंग, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखोगे कि जो थर्मल पावर स्टेशन में जो यूनिट्स काम आई थी, इतना वाला ये वाला पूरा सेक्शन, वो वैसा का वैसा ही है। आपका मेन क्या हो रहा है, देखिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसको जस्ट लाइक जो स्टीम पावर प्लांट में हमारा क्या होता है, फर्नेस होता है, उससे कंपेयर करिएगा। यहां पर क्या होगा, आपका जो यूरेनियम है वो कहीं ना कहीं फिजन रिएक्शन वगैरह सारी की सारी होगी इस न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर को पूरे थर्मल पावर प्लांट का हार्ट बोला जाता है, क्योंकि यहीं पे पूरा का पूरा चीज हो रहा है, उसके बाद की कहानी तो बहुत कम है। अब इस हीट रिएक्टर से, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो आपका मेटल निकलेगा, मतलब हीट निकलेगी, वो हीट को कैसे निकालेंगे अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। हॉट मेटल निकला है ना एक पाइप से, ये ट्यूब से सारे के सारे, इस ट्यूब्स में क्या होगा, आपका ट्रेवल करेगा कूलेंट, है ना। वो कूलेंट कौन कौन सा हो सकता है वो सब बताऊंगा आपको। हॉट मेटल अभी आप समझ लीजिए, हॉट मेटल यहां से गया इन ट्यूब से और वापस से क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा। तो यहां पर ये जो हीट एक्सचेंजर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है, इसके अंदर क्या हो रहता है, पानी भरा हुआ रहता है। और ये ट्यूब से क्या करेंगे, ये ट्यूब है और ये ठंडा पानी, तो ट्यूब से क्या होगा, बहुत हैवी मतलब हाई टेम्परेचर की जो एनर्जी है या हाई टेम्परेचर की जो हीट है, उससे क्या होगा, इसके अंदर जो हीट एक्सचेंजर के अंदर जो रखा हुआ पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जस्ट लाइक जैसे आप सिंपल तरीके से समझिए कि आपको दूध ठंडा करना हो, तो दूध गर्म है, पतीला जो होता है दूध का वो गर्म है बहुत, उसको आप ठंडे पानी में डाल दोगे, एक ठंडे पानी का कंटेनर लेना, उसमें डालोगे, थोड़ी देर बाद वो जो ठंडा पानी वो हल्का सा गर्म होने लगेगा। ये तो बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस होगी घर में। अब सपोज करो वो दूध का तपीला है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर का होगा, तो इमीडिएटली आपका जो पानी है, ठंडा पानी पहले गर्म होगा, गर्म से स्टीम में कन्वर्ट होगा, बट वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है, तो वाटर डायरेक्टली इतनी रैपिडली होगा कि डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो स्टीम जो होगी वो स्टीम वॉल के थ्रू टरबाइन के यहां पे छोड़ेंगे हम लोग, या टरबाइन पे स्टीम जाएगी, टरबाइन की ब्लेड्स घूमेगी, देन फिर आपको बाकी की कहानी तो अल्टरनेटर वगैरह सब कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहां पर ये जो स्टीम है, ये टरबाइन क्या कर रहा है, स्टीम को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब जो एग्जॉस्ट स्टीम है वैसे ही कि जैसे हमने थर्मल पावर स्टेशन में पढ़ा था, उसको हम क्या करेंगे, और वो जो वेट स्टीम है उसको कंडेंस कर देंगे और उसको वापस से हम लोग वाटर में कन्वर्ट करके वापस से वो वाटर को इधर की साइड में ले जाएंगे। वाटर फीड पंप है, तो नया पानी लाना हो तो हम रिवर से लाएंगे पूरा कूलिंग प्रोसेस वगैरह होते हुए, और यहां से कुछ जो वेट स्टीम है उससे भी पानी कन्वर्ट करके इसके अंदर हम लोग भरेंगे। तो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन का काम है वो यहां से तो वैसा के वैसा ही जो हमारा थर्मल का काम था, बट यहां पर ये वाला जो सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, तो ये है पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा सेगमेंट, है ना। ये छोटा सा जो पोर्शन है ना ये वाला, इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल वर्जन में यहां पे बनाया है। अब देखिएगा क्या क्या होता है। ये एक क्या होता है, कॉन्क्रीट का बना हुआ एक शील्डिंग होता है ना, स्टील का बना हुआ कॉन्क्रीट, अंदर ये अंदर की साइड में कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है। तो ये पूरा का पूरा बड़ा रिएक्टर होता है। इसकी जो आउटर शील्डिंग है वो 20 से 30 सेंटीमीटर होती है, और ये आपकी क्या बनती है, स्टील की बनती है। उसके बाद ये ब्रिक्स बनती है इसके अंदर, ये है ना ब्रिक्स वर्क होता है अंदर की साइड में, कंक्रीट का पूरा कंक्रीट का बनाया जाता है। और उसके बाद अंदर की साइड में जो रखा हुआ है इसको बोलते हैं रिएक्टर का कोर,
है ना। जैसे ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का एक मेन टैंक होता है जिसके अंदर ऑयल भरा जाता है और एक फिर अंदर कोर होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग होती है। सिमिलरली यहां पर ये जो आउटर है ये आउटर शील्डिंग का काम कर रहा है, उसके अंदर आपका कोर है, कोर रखा हुआ है जहां पर एक्चुअल रिएक्शंस होगी, एक्चुअल फ्यूल रखा जाएगा, है ना। तो ये इसको बोलते हैं कोर। अब इस कोर के अंदर ध्यान रखना क्या क्या चीजें हैं। इस कोर में ये जो व्हाइट कलर की बार्स नजर आ रही होगी ना, ऑरेंज व्हाइट की, इसको बोलते हैं यूरेनियम। फ्यूल है ये एक तरह का हमारा, क्या है, फ्यूल, फ्यूल है ना, यूरेनियम फ्यूल। और साथ में क्या रखा हुआ है, साथ में जो साथ में जो आपको रेक्टेंगुलर बार्स नजर आ रही है इसको बोलते हैं मॉडरेटर, है ना। मॉडरेटर ग्रेफाइट का बना होता है। इनका अभी काम बताता हूं। अब होता क्या है इस फ्यूल के अंदर, समझना, इस फ्यूल के अंदर क्या होगा कि भाई ये फ्यूल है आपका यूरेनियम 235, इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग की जाती है ना। इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग की जाएगी एक न्यूट्रॉन की। एक न्यूट्रॉन की जब बॉम्बार्डिंग करी तो ये जो यूरेनियम 235 है ये दो अलग अलग एटम्स में डिवाइड होगा। उनका नाम क्या है, एक क्रिप्टॉन में और एक बेरियम में, ठीक है। यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन की, अगर एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग होगी तो वो दो हिस्सों में टूटेगा, क्रिप्टॉन और बेरियम, और उसके साथ साथ और भी न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। भाई क्रिप्टॉन और बेरियम तो बने ही बने, बट उसके साथ साथ कुछ और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। ये और न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, वापस से फिर बॉम्बार्डिंग करेंगे, फिर ये चेन रिएक्शन चलती जाएगी, ठीक है। तो इस बॉम्बार्डिंग में जब ये जो आपके दो क्रिप्टॉन और बेरियम जब निकल रहे हैं तो इससे हीट रिलीज हो रही है। इस पूरी बॉम्बार्डिंग की प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन रिएक्शन या चेन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। चेन रिएक्शन तो हालांकि सारी की सारी होती है, जो कंटिन्यूअसली चलती है उसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। अब चेन रिएक्शन दो तरीके हो सकती है, भाई ये अनकंट्रोल्ड हो गई तो एटम बम बन जाएगा, न्यूक्लियर बम बन जाएगा, बट इसको हमें कंट्रोल्ड वे में रखना है। तो कंट्रोल्ड वे में न्यूक्लियर एनर्जी का, यूरेनियम का कंट्रोल्ड तरीके से अगर यूटिलिटी हो तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोल रोड की जरूरत पड़ेगी, उसको देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया कि न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग होगी यूरेनियम 235 पे, जिसमें क्रिप्टॉन और बेरियम दो और एटम बनेंगे और उससे हीट रिलीज होगी। और ये हीट रिलीज कितनी होगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये तो सिर्फ एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग से हो रही है, ऐसी कई सारे न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग होगी तो उससे अलग अलग इतनी एनर्जी निकलेगी। तभी तो हमने बोला कि 1 केजी यूरेनियम से 4500 टन के बराबर के कोल की, हाई ग्रेड कोल से जो एनर्जी बनती है उसके बराबर की 1 किलो से जनरेट हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड दो तरीके की होती है। अब समझते हैं। तो यहां पर ये पूरा बॉम्बार्डिंग का प्रोसेस होता है। कहां पे, फ्यूल रखा हुआ है ना, फ्यूल, यहां पे पूरा बॉम्बार्डिंग का प्रोसेस होगा। अब देखिए यहां पर थोड़ी देर के लिए फ्यूल ऐसा नहीं होगा कि यूरेनियम लाए और हम लोगों ने बस पटक दिया। इसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है। देखिए फ्यूल, ये आपके क्या होंगे, पैलेट्स बोलते हैं, छोटे छोटे आपके सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। एक पैलेट का जो साइज है आपका 2 सेंटीमीटर आपका ये विड्थ हो जाएगा और लेंथ इसका 2.5 सेंटीमीटर का। छोटे छोटे सिलेंड्रिकल पैलेट्स होते हैं, इनको एक के ऊपर रखा जाता है तो पूरा का पूरा बंडल बनता है। एक सिलेंड्रिकल बंडल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एक सिलेंड्रिकल बंडल। और ये सिलेंड्रिकल बंडल इस तरीके से आपका रखा जाता है। अच्छा, यूरेनियम को कहीं और से लेके आते हैं ना जब हम, तो ऐसे थोड़ी कि मर्जी पड़े तो ऐसे ही लेके आ गए कि चलो झोले में भर के आ गए, जोमेटो की डिलीवरी जैसा नहीं। इसके लिए जब भी इसको ट्रांसपोर्टेशन जब करेंगे यूरेनियम का, एक जगह से दूसरी जगह लेके आएंगे, क्योंकि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम तो कहीं और से आएगा, है ना, यूरेनियम कहीं और से आएगा। तो क्या होता है, उस पर जिरकोनियम कोटिंग करके लेके आते हैं, है ना। जब भी यूरेनियम को लेके आएंगे उसके ऊपर जिरकोनियम कोटिंग करके लाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि रास्ते में कहीं रेडियो एक्टिव या रेडिएशन नहीं निकले, इस वजह से जिरकोनियम की कोटिंग करके लेके आते हैं। आपको एक चीज़ बताऊं, जो हमारे बहुत सारे जो शुरू हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जब बने, इक्का दुक्का जब पावर प्लांट बने, जैसे रावत भाटा शुरुआत के दिनों का है, तारापुर हो गया, रावत भाटा हो गया जो कोटा के पास में, जिसको हम कोटा ही बोलते हैं नॉर्मली। तो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता था शुरुआत में कि भाई 2 दिन यूरेनियम आ रहा है, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो वहां से बाहर से आता था यूरेनियम। तो 2 दिन यूरेनियम भेज रहे, 3 दिन नहीं भेज रहे। तो हमारे इंजीनियर्स क्या करते थे, 2 दिन बेचारे हमारा प्लांट चलाते थे, बाकी दिन बैठे रहते थे। तो बहुत दिक्कतें हुई। फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने सोचा कि नहीं यार ये तो बहुत ही अनफेयर हो रहा है। तो उन्होंने फिर सोचा कि यार हमारे देश में यूरेनियम को हमको ढूंढना पड़ेगा। तो झारखंड में जादूगुड़ा करके एक जगह है, वहां पर जो यूरेनियम की माइंस वगैरह सर्च हुई, फिर वहां से यूरेनियम हमने निकालना चालू किया, ठीक है। फिर हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिपेंडेंट हुए कि भाई फ्यूल के लिए हमें डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है ना।
तो इसी वजह से हम इंडिया में ही यूरेनियम निकालते हैं। बट हाँ, कुछ अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए कई बार हम ट्रेड का एक्सचेंज भी करते हैं, बाहर से भी मंगवाते हैं। जैसे कोयला हमारे यहाँ भी है, बट फिर भी हम ऑस्ट्रेलियन कोयला मंगाते हैं, है ना। जब आप ट्रेन वगैरह जाएगी ना तो कोयला वहाँ लिखा रहता है कौन से कहाँ से आया है कोयला, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको क्या करते हैं, जिरकोनियम कोडिंग का यूज करते हैं। अब देखो यूरेनियम पूरा का पूरा यहां पर नहीं रखते हैं, हम क्या करते हैं देखिएगा, इस यूरेनियम में क्या करेंगे, आपका इनरिचमेंट एक तरीका प्रोसेस होता है। ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा, इनरिचमेंट। इनरिचमेंट का मतलब है कि हम यूरेनियम 235 का मात्र 3 से 5% प्लस हेवी वाटर या कोई सा भी हम लोग वाटर मिक्स करके यूज करते हैं फ्यूल को, है ना। वाटर वगैरह मॉडरेटर का काम करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे ग्रेफाइट लिखा है तो ऐसे हेवी वाटर मॉडरेटर भी हो सकता है। मॉडरेटर अभी बताऊंगा क्या रोल प्ले करता है, अभी फ्यूल पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक इनरिचमेंट क्या होता है, प्रोसेस होता है कि मिक्सिंग ऑफ यूरेनियम। तो 3 से 5%, 7%, 10%, मतलब 3 से 5% आप ये मान के चलिए, इतना इनरिचमेंट हमको करना पड़ेगा, वाटर के साथ में मिक्सिंग करना पड़ेगी। अगर हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो हमें ये जो इनरिचमेंट का जो मिक्सिंग है वो 90% तक ले जाना पड़ता है ना। 90% की मिक्सिंग की जाती है। तो इनरिचमेंट क्या है, एक यूरेनियम को मिक्स करने की प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा कैसा नहीं हुआ कि यूरेनियम आया और हमने लगा दिया, उसका 3 से 5% प्लस साथ में हमें मॉडरेटर, मतलब जो भी हम वाटर वगैरह सब यूज करके हम लोग यूज करते हैं फ्यूल जैसा, ठीक है। चलिए, तो ये आउटर शिल्डिंग हो गई, ब्रिक्स वर्क, कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर कोर रखा हुआ है जहां पर फ्यूल्स है और फ्यूल्स के बीच में क्या है, मॉडरेटर। अब ये मॉडरेटर क्या करता है, देखिएगा मॉडरेटर, क्योंकि देखो यहां पर जो फ्यूल के यूरेनियम पे जब बॉम्बार्डिंग होगी तो ये चेन रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाएगी। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मॉडरेटर क्या करता है, इस रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। स्लो डाउन, बहुत ही रैपिड एक्शन होगा, बहुत ही रैपिड एक्शन, पता चले पिछला एक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा चालू हो गया। तो यहां पर कंट्रोल्ड तरीके से, मतलब इसको जो चेन रिएक्शन हो रहा है इसको स्लो डाउन रखना है, उसका काम कौन करता है, मॉडरेटर करता है। मॉडरेटर जैसे कि एक सपोज करिए यहां पे देखिएगा वाटर है, वाटर एक तरह का मॉडरेटर है ना। न्यूट्रॉन आया तो ये वाटर से टकराएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना, स्पीड कम हो जाएगी। तो मॉडरेटर क्या करता है, मॉडरेटर आपके रिएक्शन के स्लो डाउन में काम आता है ना, स्लो डाउन करने का। ये मेनली आपका वाटर भी हो सकता है, हेवी वाटर भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है, अलग अलग तरह के मॉडरेटर में अभी लिस्ट बनवा दूंगा आपको। दूसरा क्या है, यहां पर कंट्रोल रोड होती है, ये आपकी बनती है कैडमियम की, है ना। कैडमियम एक दो मटेरियल होते हैं, बोरोन या कैडमियम, वो सब बता दूंगा मैं आपको। कंट्रोल रोड क्या करती है, कंट्रोल रोड आपका ब्रेक लगाने का काम करती है। कैसे कि सपोज करो ये जो कंट्रोल रोड्स जो बनी हुई है, ये जब अंदर डाल देंगे, हमें क्या करना है, देखो जनरेशन जो हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कितनी करनी है, लोड के फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करता है। हम क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लार्ज वे में स्टोर तो कर नहीं सकते हैं, तो जितनी डिमांड आएगी उसके हिसाब से हमें चीजें करनी पड़ेगी। तो वहां पर लोड का जब फ्लक्चुएशन हो रहा है तो हमें यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को भी मॉडरेट करना पड़ेगा, बट इतना आसान नहीं होता है। तो यहां पर क्या होगा कि हमें मान लीजिए पावर प्लांट बंद करना है, कि चलो यार बंद करना है, तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल रोड को क्या करना है, कंट्रोल रोड को एकदम डाउन कर देंगे, डाउन करके यहां लेके आ जाएंगे। कंट्रोल रोड की खासियत ये है कि न्यूट्रॉन को तेजी से एब्जॉर्ब करता है। ये जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं बहुत सारे जो निकलेंगे, इनको क्या करेगा, तेजी से एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब कर लिया तो आपकी रिएक्शन धीरे 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 क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। हमें तेजी दिखानी है तो हम कंट्रोल रोड को ऊपर कर देंगे, है ना। तो ये कंट्रोल रोड क्या है, एक आपको आइडिया दे देता हूं। दो चीजें होती है ना कार में, एक एक्सेलरेटर होता है, एक ब्रेक होता है। एक एक्सेलरेटर होता है और एक ब्रेक होता है। एक्सेलरेटर से हम एक्सेलरेटर देंगे तो फास्ट हो जाएगी, एक्सेलरेटर स्लो डाउन कर देंगे तो कम हो जाएगी स्पीड। बट ब्रेक का काम क्या है, रोकने का काम है। ब्रेक का काम क्या है कि सडनली कुछ ऊपर नीचे कम ज्यादा करना है। देखिए स्पीड कम ज्यादा तो ब्रेक से भी हो सकती है और एक्सेलरेटर से भी हो सकती है, बट दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है ना भाई। ऐसा होता था हम ब्रेक ही क्यों यूज करते, सिर्फ एक्सेलरेटर ही रखते कि एक्सेलरेटर बढ़ाओ कम करो। देखो एक्सेलरेटर जब कम करते हैं तब भी आपकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन होती है, बट गाड़ी रुकती नहीं है। रुकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। हाँ, ब्रेक से भी स्लो डाउन होगी, आप बोलेंगे सर डी एक्सेलरेटर से भी स्लो डाउन हो रही है और ब्रेक से भी स्लो डाउन हो रही है, बट दोनों का फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है ना। नहीं तो फिर एक ही हम लोग कार में लगाते। तो सिमिलरली आप ये समझिए कि जो मॉडरेटर ये जस्ट लाइक एक्सेलरेटर है और ये जो कंट्रोल रोड है ब्रेक का काम कर रही है ना। ब्रेक मतलब जब भी हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई पूरी चेन रिएक्शन का जो अमाउंट है वही कम करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कम ज्यादा करना है अगर हमें,
है ना, बढ़ाना या कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल रोड का यूज करेंगे। और मॉडरेटर का हमें कम ज्यादा करने से मतलब नहीं है, हम ये रिएक्शन को स्लो डाउन रखना चाह रहे हैं, कंट्रोल्ड रखना चाह रहे हैं। कंट्रोल रोड का मतलब चलो कंट्रोल वर्ड हटा दो, स्लो डाउन आप ध्यान रखना। मॉडरेटर का मतलब है कि भाई चेन रिएक्शन में स्लो डाउन रखना है हमें, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये क्या हुआ पूरा का पूरा, फिर यहां से जो हीट बनेगी उसको हम कूलेंट के थ्रू, जैसे कूलेंट मतलब क्या होता है, जैसे एसी चलता है हमारा, तो एसी में क्या होता है, एक पाइप होता है, जैसे फ्रीजर होता है हमारे, फ्रीजर में ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स के थ्रू आता है हमारा, है ना, ट्यूब्स में एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड वो ट्यूब्स से आ रहा है और आपका फ्रीजर में ठंडा कर रहा है। सिमिलरली क्या है कि यहां पर जो हॉट मेटल कूलेंट के थ्रू एक पाइप से, जिसमें कूलेंट जाएगा, कूलेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वो कूलेंट जाएगा और यहां जो पानी भरा हुआ है इसको गर्म कर देगा, गर्म करते से ही यहां पे स्टीम बन जाएगी। और जब ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ट्यूब्स का कम होगा, वापस से इसको कूलेंट सर्कुलेटिंग करके इधर ले आएंगे वापस इस कूलेंट को, ठीक है। तो यहां पर जो रिएक्शन हो रही है, इससे जो हीट बन रही है, इस हीट को यहां हम लोग कूलेंट के थ्रू, क्या है, कूलेंट जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है उससे हम इधर की साइड में ले जा रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो और स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आया? चलो, तो बस ये सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सा क्या मटेरियल में, अब डिटेल में बता देता हूं, समझ गए? तो अब आपको प्रॉपर तरीके से थोड़ा विजुअलाइजेशन हो गया होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हो क्या रहा है असल में। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में बिल्कुल बहुत ही एकदम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत ही इजी है। आपको क्या रखना है, मॉडरेटर, फ्यूल और मॉडरेटर की जोड़ी है और साथ में कंट्रोल रोड है ना, कंट्रोल रोड है। तो आप इसको कार से समझिए कि फ्यूल क्या काम कर रहा है, हमारा पेट्रोल का काम कर रहा है, कार में पेट्रोल का काम है। एक्सेलरेटर का काम क्या है, मॉडरेटर का, एक्सेलरेटर का फंक्शन है। दूसरा आपका कंट्रोल रोड क्या कर रहा है, हमारा ब्रेक का काम कर रहा है। एक चीज और होती है कि सपोज करो इस कोर के अंदर से गलती से थोड़े बहुत न्यूट्रॉन्स बाहर छिटक गए अगर, है ना, बाहर की साइड में आ गए, तो एक रिफ्लेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर क्या करता है, वापस से जो बाहर आया है, एक्सेस न्यूट्रॉन बाहर आ गया है, इसको वापस अंदर धकेल देगा, है ना। तो ये होता है रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर का मटेरियल मॉडरेट के बराबर ही होता है, जो मॉडरेटर में हम जो मटेरियल यूज करते हैं वही रिफ्लेक्टर में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इसकी 1 by 1 डेफिनेशन अगर हम देखें तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर को मैंने अलग से बहुत अच्छे से, इट इज apparatus in which the fuel is subjected to nuclear fusion, it controls the chain reaction that start once the fusion is done, if the chain reaction is not controlled the result will be explosive, है ना, सारी चीजें मैंने बता दी है। A nuclear reactor is cylindrical short pressure vessel and houses fuel rods of uranium, moderator and control rods, the fuel rods constitute the fusion material and हाँ सारा जो मैंने अभी आपको बोला, कैडमियम इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, है ना। कैडमियम जो कंट्रोल रोड होती है वो कैडमियम से बनी होती है, अभी लिखवा दूंगा सारा, है ना, स्ट्रॉन्ग एग्जाम के हिसाब से, ये आपको नॉलेज के हिसाब से मैं एग्जाम के हिसाब से पॉइंट वाइज लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी चलो, एब्जॉर्बर का काम करती है, सारा चीज जो मैंने आपको बताया है वही का वही सारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप देखते हैं हीट एक्सचेंजर, इसको बोलते हैं जहां हमारा पानी और वो जब स्टीम बन रहा है उसको पूरे के पूरे वेसल को हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। स्टीम टरबाइन, अल्टरनेटर। बाकी ये साइट सिलेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्टेंस, है ना, ठीक है। तो ये अवेलेबल जो आपका सिलेक्शन ऑफ साइट सिलेक्शन है न्यूक्लियर पावर स्टेशन की, ये आप देख लेना ना, पढ़ लेना। चलो, नेक्स्ट है आपका, अब मैं आपको बताता हूं पॉइंट वाइज कि जो जो आपको एग्जामिनेशन में आंसर टिक करने के लिए चाहिएगा, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ही शॉर्ट सिंपल तरीके से मैंने यहां पे लिख दिया है कि U-35 सब्जेक्ट टू न्यूक्लियर फ्यूजन, इट कंट्रोल द चेन रिएक्शन, है ना, नॉर्मल तरीके से। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर मैंने आपको बताया, रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन सिमिलर टू द फर्नेस ऑफ द स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। बाकी टाइप्स ऑफ फ्यूल देखिए, टाइप्स ऑफ फ्यूल कौन कौन से यूज्ड होते हैं, इनकी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, भाई नेचुरल यूरेनियम क्या होता है, इनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है। तो नेचुरल यूरेनियम क्या है, नेचुरल यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड हैवी वाटर और ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर। हैवी वाटर और ग्रेफाइट मॉडरेटर के जैसे यूज हो रहे हैं। इनरिच्ड यूरेनियम क्या है कि यूरेनियम कंटेंस 5 to 10% ऑफ U-35, है ना, मैंने वहां पे 3 से 5 लिखा है, 5 से 10 तक, 10 से ऊपर नहीं, है ना। एंड ऑर्डिनरी वाटर कैन बी यूज्ड एज अ मॉडरेटर। तो ये हम मॉडरेटर कैसा यूज कर रहे हैं और यूरेनियम को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम यूज कर रहे हैं या फिर इनरिच कर रहे हैं। तो हम ज्यादातर इनरिच यूरेनियम होते हैं, बट ये नेचुरल यूरेनियम की कैटेगरी होती है, आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ मॉडरेटर कौन सा होता है, ग्रेफाइट का बना रहता है, बेरिलियम का बना रहता है, वाटर में 2 है, ऑर्डिनरी और हैवी वाटर, है ना, D2O, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट और बेरिलियम, और ये आपको ध्यान रखना है मॉडरेटर का नाम क्या है, क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कूलेंट। कूलेंट कौन कौन से, कूलेंट मतलब वो जो हमारा जा रहा है, तो कूलेंट में हमारा क्या है, गैस कूलेंट रिएक्टर, हाइड्रोजन या CO2 या एयर के थ्रू जा रहे हैं। वाटर हमारा ऑर्डिनरी और हेवी कूलेंट रिएक्टर। लिक्विड मेटल कूलेंट, ऑर्गेनिक लिक्विड
कूलेंट रिएक्टर, है ना, टाइप्स ऑफ कूलेंट यूज के जो कूलेंट यूज हो रहा है उसके बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन है रिएक्टर का, है ना, रिएक्टर का क्लासिफिकेशन उसके ऊपर है। टाइप्स ऑफ कोर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, इन दिस रिएक्टर फ्यूल्स एंड मॉडरेटर रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मिक्सिंग सच एज एवेक्यूअस सॉल्यूशन ऑफ यूरेनियम सॉल्ट। Heterogeneous reactor, in such reactor rods are inserted in a moderator, thus the fuel elements are generally arranged in some regulatory। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं आएगा आपको। मॉडरेटर का पता होना चाहिए। मॉडरेटर स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स बिफोर दे बोम्बार्ड दी फ्यूल रोड्स, ठीक है। कंट्रोल रोड्स क्या होती है? कंट्रोल रोड होती है, द कंट्रोल रोड्स आर कैडमियम बोरॉन inserted in reactor, cadmium or boron are strong nuclear absorber, thus regulate the supply of neutrons for fusion. Reflectors, they completely surround the nuclear core and helps to bounce escaping neutron back into the core, है ना, जो बाहर आ गए उनको वापस से बाउंस बैक करता है। रिएक्टर कोर, रिएक्टर कोर में दिस कंटेन्स अ नंबर ऑफ फ्यूल रोड्स मेड ऑफ फिजाइल मटेरियल, फिजाइल मटेरियल, ठीक है। तो फिजाइल मटेरियल, दो तरह की मटेरियल आगे चल के आपको आएंगे क्वेश्चंस में, फिजाइल और फर्टाइल। फिजाइल और फर्टाइल दो तरीके के मटेरियल होते हैं। फिजाइल मटेरियल क्या होता है कि जो खुद क्या होगा, खुद डिवाइड होगा दो हिस्सों में, खुद अपने आप का ही क्या कर देगा, वो डिवीजन कर देगा हीट जनरेट करने में। बट फर्टाइल मटेरियल क्या होगा, फर्टाइल मटेरियल खुद डिवाइड नहीं होगा, खुद नहीं टूटेगा। वो क्या बोलेगा कि ठीक है मैं नहीं टूटता हूं, मैं एक को और बोलता हूं, वो मेरी मतलब मेरी हेल्प लगेगी दूसरे को तोड़ने में, और फिर वो आपका फिजाइल मटेरियल बनेगा। समझ गए? तो ये हमारा डायरेक्ट कन्वर्जन है कि मतलब एक आपका यूरेनियम आया, वो दो हिस्सों में टूट गया, उसको बोलते फिजाइल, खुद का ब्रेकिंग कर दिया, खुद के मटेरियल का ब्रेकिंग हो गया। बट फर्टाइल में ऐसा नहीं होगा, फर्टाइल को पूरा माहौल देना पड़ेगा, उसकी डिपेंडेंसी होगी, वो डायरेक्ट नहीं टूटेगा, वो बोलेगा कि चलो मैं दूसरे को तोड़ता हूं, है ना। जैसे पैसे उधार मांगते कि नहीं, सपोज करो मैं किसी को फोन लगाऊं कि यार मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो किसी XYZ आदमी को बोला, तो उसने बोला हाँ ठीक है हो जाएगा, ले जाना। मैंने एक और, ये क्या हुआ आपका फिजाइल मटेरियल। दूसरा क्या, मैंने एक को फोन लगाया, वो बोलेगा कि नहीं अभी तो नहीं है, मैं किसी से लेके देता हूं या फिर किसी और को बोलता हूं, वो कर देगा। तो वो ट्रांसफर कर रहा है चीजों को, मतलब डायरेक्टली आपका काम नहीं कर रहा है। तो फर्टाइल में भी क्या होगा, फर्टाइल प्रोसेस में वो डायरेक्टली काम नहीं होगा, डायरेक्ट हीट एक्सचेंज नहीं होगी। फर्टाइल पहले दूसरे को बोलेगा, मतलब उसको एक माहौल की जरूरत पड़ेगी, एक सराउंडिंग, एक पर्टिकुलरली सराउंडिंग की जरूरत पड़ेगी, फिर उससे क्या होगा, फिजाइल मटेरियल बनेगा, उससे जो बनेगा वो टूटेगा, है ना। तो ये दो कैटेगरी होती है जो आपको क्वेश्चन टिक करने में काम आएगा। बहुत ज्यादा आपको काम का नहीं है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना, ऊपर ऊपर से जेई लेवल का पढ़ना है, इस वजह से ये सब लिख दिया है मैंने, बाकी इनकी जरूरत नहीं, बट एक बार नाम सुने हुए रहेंगे तो सही रहेगा, है ना, बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइप्स, नेम ऑफ रिएक्टर अलग अलग है। AGR एडवांस गैस कूलेंट, जिसके अंदर मॉडरेटर ग्रेफाइट यूज होता है, कूलेंट CO2 यूज होता है, फ्यूल यूरेनियम यूज होता है। प्रेशर्स, PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर मॉडरेटर यूज होता है, कूलेंट क्या है और एनरिच्ड यूरेनियम है। उसके बाद बॉइलिंग वाटर यूरेनियम, ये तरीके हैं। BWR ये टाइप्स ऑफ रिएक्टर है जिसमें कौन सा मॉडरेट यूज हो रहा है, कूलेंट कौन सा यूज हो रहा है, फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में आपका देखिए कि मॉडरेटर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिना मॉडरेटर के होता है, इसमें कूलेंट लिक्विड सोडियम यूज होता है और फ्यूल आपका 235 और 238 यूज होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, जैसे आप न्यूमेरिकल करोगे ना उसके बाद थ्योरी देखोगे तो आपको पता लगेगा अच्छा ये वाली चीजें काम की थी। नेक्स्ट है आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में पढ़ लेना, है ना। इस स्मॉल रिएक्टर इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज अ स्मॉल वेसल इन विच द नेसेसरी क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल मास ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम और प्लूटोनियम इज केप्ट विदाउट मॉडरेटर। मॉडरेटर की जरूरत नहीं है। द वेसल इज सराउंडेड बाय फेयरली थिक ब्लैंकेट ऑफ डिप्लेट फर्टाइल यूरेनियम। द फर्टाइल एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन फ्रॉम द फिसल मटेरियल एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिजिल मटेरियल, है ना। इसमें फर्टाइल वाली प्रोसेस हो रही है, मैंने आपको बताया ना कि खुद नहीं टूटेगा, उसको दूसरे को तोड़ेगा, फिर वहां से फर्टाइल बनेगा, मतलब फिजिल बनेगा। The reactor core is cooled by liquid metal. The U-35 can be converted to, है ना, देखो U-35 पहले प्लूटोनियम में बनेगा, then later can be used as a thermal of fast reactor। मतलब देखिए फिजिल में U-35 दो हिस्सों में टूट जाएगा और काम हो जाएगा, ठीक है। बट आपका पहले U-35 इसमें फर्टाइल में क्या होगा, U-35 प्लूटोनियम में टूटेगा, फिर वो दो हिस्सों में टूटेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं फर्टाइल। ब्रीडिंग रेशियो ये सारा काम का नहीं है। हीट एक्सचेंजर मैंने आपको बता दिया, कूलेंट आएगा, हीट एक्सचेंज करेगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा, है ना। स्टीम टरबाइन क्या होगा वो पूरा पूरा आपको पता है।
चलो अब लास्ट पड़ाव पे आ गए कंडेंसर। कंडेंसर वापस से वही जैसा हमारा थर्मल में काम होता था, कंडेंस करके पूरा का पूरा उस तरीके से करेगा। अल्टरनेटर का काम पता है। फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, मेनली यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट है नेचुरल 0.7% ऑफ U-35 एनरिच्ड यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम, सारे लिख दिए इन्होंने फ्यूल के नाम, है ना। ये यूरेनियम की डेंसिटी, इनका कोई काम नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है ना, यहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थ्योरम में से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका फ्यूजन और फ्यूजन। देखो नॉर्मली आपको एक चीज बताऊं, जो अभी हमने पढ़ी ना वो फ्यूजन रिएक्शन थी। आप हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार आता है सन के अंदर, क्योंकि जहां पर मिलियंस ऑफ टेम्परेचर होता है, लिखा होगा कहीं पे मिलियंस ऑफ टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वहां पर फ्यूजन रिएक्शन होता है। मतलब सन के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसको फ्यूजन बोलते हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रिएक्शन होती है उसका फिजन बोलते हैं। फिजन, है ना, फिजन और फ्यूजन, ये दो वर्ड याद रखना। ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और ये सन में, है ना, सन में। तो आता है कई बार कि सन में कौन सी होती है, फिजन होता है फ्यूजन होता है, तो कई बार कंफ्यूज होता है स्टूडेंट। तो आपको दो चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। बस इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्लांट का ही जो मैंने लेआउट बता दिया ये है। उसके बाद इसके अंदर जो ये चीजें हैं, हमारे रिएक्टर के अंदर कंट्रोल किससे बनी होती है, मॉडरेटर का काम क्या है, यूरेनियम फ्यूल क्या है ना, रिफ्लेक्टर क्या है, इन्हीं से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा यहाँ पे कंपोनेंट्स नहीं है जिनको आपको रटना है। जैसे थर्मल पावर स्टेशन में बहुत ज्यादा कंपोनेंट थे, उससे कम कंपोनेंट हमारे हाइडल में थे, उससे भी कम कंपोनेंट हमारे यहाँ पे है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अंदर की बारीकियों से आपको रूबरू होना पड़ता है। तो एट दिस नोट ये पूरा का पूरा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक समराइज में वे में मैंने आपको बता दिया है। बहुत ज़्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इसको अगर पढ़ाने जाए तो कम से कम 5-1 घंटे पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट चलता है। हर एक चीज़ को डेप्थ में पढ़ाते हैं, बट उतनी डेप्थ की आपको जरूरत नहीं है, जितना जेई लेवल के एग्जाम्स के हिसाब से चाहिए उतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं इसके न्यूमेरिकल करा दूंगा, देन आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।